हाय नमस्कार। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। शुरू करते हैं बेटा आज का सेशन। और बेहतरीन सा सेशन जो हमारी क्लास अभी तक प्रिपरेशन की हुई है उसी में कुछ और पन्ने ऐड करते हुए, राइट। पिछला जो पॉइंट था हमारा क्लास का, उससे आगे हम उन सेशंस को बढ़ाते हुए, उससे पहले एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे और जो मेन मेन पॉइंट्स थे मैंने निकाल लिए। ये डी तक ये 4 क्वेश्चन हमेशा याद रखना। इन क्वेश्चंस में क्या है, प्रेपोजिशन की डबलिंग हो रही है। और आप जानते हैं बेटा कि इंग्लिश में डबलिंग कभी नहीं होती, दो सेम चीजें कभी नहीं भिड़ती। दो नाउन भिड़े तो एक को एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव भिड़े तो एक को एडवर्ब, दो वर्ब भिड़े तो एक को नाउन बनाना होता है। और उसी के तरीके जो है ग्रामर में सिखाए जाते हैं और कुछ नहीं होता है ना। वर्ब को नाउन बनाओगे तो जीरंड या इन्फिनिटिव, बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसे ही बेटा डबलिंग नहीं होती, मतलब दो सेम चीजें नहीं बढ़ती। इनसाइड अपने आप में प्रेपोजिशन, तो इसके बाद ऑफ कैसे आ गया बेटा? इनसाइड ऑफ दैट बॉक्स नहीं, इनसाइड दैट बॉक्स। इनसाइड है, आउटसाइड है या बिसाइड है, ये वर्ड्स अपने आप में क्या होते हैं बेटा? प्रेपोजिशन होते हैं। अगर ये प्रेपोजिशन है तो इनके बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगी। ऐसी जो नियर है, नियर भी पोजीशन बता रहा है कि भाई उसके पास है, तो उसके बाद टू, प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। नियर दैट ट्री, ही इज स्टैंडिंग नियर दैट ट्री, ना कि नियर टू दैट ट्री बेटा। से, रिगार्डिंग टू दैट मैटर, भाई से समथिंग, कुछ ऐसा कहो। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग भी अपने आप में, रिगार्डिंग है, एक्सक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग है, कंसर्निंग है, ये अपने आप में प्रेपोजिशन है बेटा। इसके बाद भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। बिहाइंड भी एक पोजीशन कोई क्लियर कर रहा हो तो उसके पीछे, तो बिहाइंड ऑफ दैट हाउस नहीं, वाक्य बनता है बिहाइंड दैट हाउस, राइट। कोई भी वाक्य बनाना चाहो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा द गिफ्ट इज इनसाइड ऑफ दैट बॉक्स, नहीं होगा, द गिफ्ट इज इनसाइड दैट बॉक्स। यू आर स्टैंडिंग नियर टू दैट ट्री, नहीं बेटा, नियर दैट ट्री आएगा। से रिगार्डिंग टू दैट मैटर नहीं, से रिगार्डिंग दैट मैटर, उस मामले में कुछ कहो, उस मामले में कुछ बताओ, राइट। स्टैंड बिहाइंड ऑफ दैट हाउस नहीं, स्टैंड बिहाइंड दैट हाउस। तो ये वर्ड्स अपने आप में प्रेपोजिशन है बेटा। कौन से? जो अंडरलाइन है, इनसाइड भी, नियर भी, रिगार्डिंग भी, बिहाइंड भी, ये अपने आप में प्रेपोजिशन है। इनके बाद अगर प्रेपोजिशन लगाई तो बेटा प्रेपोजिशन की डबलिंग मानी जाती है। इसको लिख लीजिएगा और ऐसे ही याद रखिएगा। ये 4 क्वेश्चन वेरियस एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा ये भी बता दिया जाए कि यहाँ पे भी प्रेपोजिशन क्यों नहीं आई, क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं होती, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेपोजिशन है, तो उसके बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगा। आगे हम बढ़ सकते हैं, लेट्स मूव ऑन। यहां से आगे चलते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं बेटा। उम्मीद करता हूं कि ये आपने नोट कर लिया होगा, राइट। यहां से आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। अगर दो अलग अलग वर्ड्स, दो अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हो बेटा, डिफरेंट वर्ड्स, अगर दो अलग अलग वर्ड्स, दो अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हो, तो उन्हें दो अलग अलग प्रेपोजिशन देना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर सुने, अगर दो अलग अलग वर्ड्स, दो अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हो, तो उन्हें दो अलग अलग प्रेपोजिशन दे सकते हैं और दिए जाने चाहिए। अगर दो अलग अलग वर्ड्स, दो अलग अलग प्रेपोजिशन ले रहे हो और हम एक ही प्रेपोजिशन काम चलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक वाक्य लिया, सम एनिमल्स, ऐसा ही वाक्य एग्जाम में ऐसे कैसा आया है, some animals live both on trees and water। दो अलग अलग वर्ड्स, अगर उनकी पोजीशन अलग अलग है तो प्रेपोजिशन भी अलग अलग होनी चाहिए। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, लिव की अगर मैं बात करूं तो लिव ऑन ट्रीज तो ठीक है, ऑन ट्रीज तो ठीक है बेटा, पर लिव ऑन वाटर हो सकता है क्या? लिव ऑन वाटर तो होता नहीं बेटा, लिव इन वाटर होता है, राइट। लिव इन वाटर होता है, लिव ऑन वाटर तो होता नहीं। हाँ, लिव ऑन लैंड होता है। अगर लैंड की बात करें, लिव ऑन लैंड तो होता है, भाई धरती पर रहना। लिव ऑन लैंड तो होता है, पर वाटर के लिए तो इन आता है, राइट। इसका मतलब सही बात ये होगी, भाई आपने लिव बोथ ऑन ट्रीज के लिए तो ऑन लगा दिया, पेड़ पर भी रहते हैं और पानी पर भी रहते हैं, पर वाटर के लिए आपने क्या किया बेटा? वाटर के लिए अलग से प्रेपोजिशन देनी पड़ेगी, क्या? इन। क्यों? क्योंकि बेटा कॉमन तो लिया नहीं जा सकता। सम एनिमल्स लिव बोथ ऑन ट्रीज एंड इन वाटर, राइट। हाँ, ये वाक्य सही होता अगर ये वाक्य ऐसे होता, सम एनिमल्स, कॉमन लिया जा सकता है। कब? जब कॉमन हो, सम एनिमल्स लिव बोथ ऑन ट्रीज एंड लैंड। अब अलग से प्रेपोजिशन देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्यों नहीं है, इस बात को समझना। क्यों नहीं है प्रेपोजिशन देने की जरूरत? क्योंकि बेटा लिव यहां भी ऑन है, यहां भी ऑन है, कॉमन लिया जा सकता है, पर कॉमन लिया जाएगा तो कहां लिया जाएगा, ये भी खास बात है। बोथ एंड, याद है सेम साउंड इफेक्ट वाली बात हमने की थी कंजंक्शन में, कि बेटा इधर और, नीदर नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो पीछे है वही आगे भी लेते हैं। अब हमने देखा एंड के बाद एक चीज का नाम है, लैंड एक चीज का नाम है, पर यहाँ पे एक प्रेपोजिशन आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? ऑन को यहाँ नहीं, हमें ऑन को यहाँ लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेम साउंड इफेक्ट वाले होते हैं, बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर,
राइट, सेम साउंड इफेक्ट वाले होते हैं, तो प्रेपोजिशन तो कॉमन हो सकती है, पर कॉमन तो आगे लोगे ना बेटा, लिव ऑन कॉमन आ गया, पर कॉमन तो बाहर होगा, तो बोथ के बाद भी एक चीज का नाम आएगा ना, जैसे कि लैंड के बाद एक चीज का नाम है, तो सेम चीजों को रिलेट करता है। तो बेटा प्रेपोजिशन की अगर हम बात करें तो सम एनिमल्स लिव ऑन बोथ ट्रीज एंड लैंड। तो जब हमने वाटर के साथ कनेक्ट करना चाहा तो उसकी पोजीशन इन होती है बेटा। तो अगर दो अलग अलग वर्ड्स दो अलग अलग प्रेपोजिशन मांगते हैं तो उन्हें दो अलग अलग प्रेपोजिशन देनी पड़ती है बेटा, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें सम, वाक्य लिखिएगा बेटा, सम ओल्ड स्टूडेंट्स, अगर नहीं आई ये बात समझ में तो अब समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है बेटा, और प्रेपोजिशन तो है ही प्रैक्टिस की। सम ओल्ड स्टूडेंट्स वर, some old students were talking and laughing. Some old students were talking and laughing at the new student. Talking and laughing at the new student. दिमाग लगाना होता है बेटा, यहीं पे दिमाग लगाना है भाई। कुछ पुराने स्टूडेंट्स जो नया स्टूडेंट है उसके बारे में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, बड़े ध्यान से देखना बेटा। लाफ एट न्यू स्टूडेंट्स ये तो ठीक है बेटा भाई, लाफ एट समबडी होता है भाई, किसी की तरह किसी का मजाक उड़ाना, यू आर लाफिंग एट मी, तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। पर बेटा टॉक एट समबडी होता है या टॉक अबाउट होता है? टॉक अबाउट होता है, विद होता है भाई, किसी चीज किसी के बारे में बातें करोगे तो बेटा टॉक अबाउट होगा ना। तो अब अगर देखें तो लाफ के लिए तो आपने एट लगा दिया, पर बेटा टॉक का भाई वो क्या कर रहे थे, वो उसके बारे में बातें कर रहे होंगे। अगर कोई पूछे ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट तो हम कहेंगे यहाँ पे एरर है, आपने लाफ का तो एट दे दिया पर टॉक का अबाउट खा गए आप। सम ओल्ड स्टूडेंट्स वर टॉकिंग अबाउट एंड लाफिंग एट द न्यू स्टूडेंट, कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स जो है वो बातें कर रहे थे और हंस रहे थे न्यू स्टूडेंट को लेकर। दो अलग अलग वर्ड्स अगर दो अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हैं तो उन्हें दो अलग अलग प्रेपोजिशन देना बहुत जरूरी है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वाक्य लिखूं, एक और वाक्य देखो बेटा, ही इज कॉन्फिडेंट, he is confident and he is confident and interested in, he is confident and interested in this scheme. He is confident and interested in this scheme. जरा वाक्य को देखो बेटा कहां पे गड़बड़ है। अगर दो अलग अलग वर्ड दो अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हैं तो उन्हें दो अलग अलग प्रेपोजिशन देना बहुत जरूरी होता है बेटा। भाई इंटरेस्टेड के लिए तो आपने इन लगा दिया बेटा, पर कॉन्फिडेंट तो अपने बाद हमेशा क्या लेता है, ऑफ लेता है। जैसे आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, तो मैं किसी चीज को लेकर अगर कॉन्फिडेंट हूं तो कॉन्फिडेंट तो बेटा ऑफ लेगा, और सही वही होगा जब हम यहाँ पे क्या लगा दे, ही इज कॉन्फिडेंट। और यहाँ पे सारा रोल देख रहे हो किसका है, एंड का। देखो ध्यान से, सारे क्वेश्चन किससे बनेंगे, एंड से, राइट। इसमें भी एंड मिलेगा, देखो ये वाला वाक्य जो था इसमें भी एंड मिलेगा आपको, इसमें सारा का सारा जो रोल है वो एंड का है, वो एंड से ही खेल कर रहा है। देखो यहाँ भी एंड मिला आपको, यहाँ पे भी आपको एंड मिला, यानी कि एंड से जब दो अलग अलग वर्ड्स जोड़े गए तो आपको देखना होता है कि उनकी प्रेपोजिशन अगर अलग अलग है तो अलग अलग प्रेपोजिशन ही देनी चाहिए। खेल वही एंड का होगा, इनमें एंड जरूर आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि इनमें एंड ना आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक वाक्य लिखूं, आई एम बिजी, आई एम बिजी एंड एंगेज्ड इन माई प्रोजेक्ट। अब अगर पूछे ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट अगर तोड़ दिया जाए तो दिमाग लगाओ बेटा, खुद से सोचो कि यहाँ पे क्या हो सकता है। आई एम बिजी एंड एंगेज्ड इन माई प्रोजेक्ट, भाई एंगेज्ड के साथ आपने इन लगा दिया, बट जब भी किसी चीज में व्यस्त होते हैं तो बेटा उसके साथ बिजी के साथ तो विद आता है।
आई एम बिजी विद एंड एंगेज्ड इन, और इसमें भी रोल किसका है? एंड का। आई एम बिजी विद माई प्रपोजल ये होगा और आई एम एंगेज्ड इन माई प्रपोजल ये होगा, पर जब दोनों को मिक्स करके लिखेंगे तो प्रेपोजिशन बेटा कॉमन तभी लेंगे जब कॉमन होगी। अगर मैं एक कहूं ही लुक्ड एंड laughed, he looked and laughed at the boy, मान लीजिए ये वाक्य है, he looked and laughed at the boy। इस वाक्य में बताइए क्या गलती है? दिमाग लगाइए बेटा, शाबाश, और सोचिए, दिमाग लगाइए कि इसमें क्या गलती हो सकती है। व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम ओवर दिस? ही लुक्ड एंड लाफ्ड एट द बॉय, शाबाश बेटा, ये वाक्य बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बिकॉज लुक एट समबडी होता है। भाई आप किसी की तरफ देखते हो तो भी लुक एट समबडी होता है, और आप किसी का मजाक उड़ाते हो तो भी लाफ एट समबडी होता है, तो कॉमन लिया जा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? एक बार एट लगा दिया, हो गया। लुक एट होता है, लाफ एट होता है, कॉमन तभी लिया जा सकता है जब कॉमन आ सकता हो। यानी कि बेटा हमेशा याद रखना कि अगर दो अलग अलग वर्ड्स दो अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हैं तो उन्हें दो अलग अलग प्रेपोजिशन देना बहुत जरूरी है। अगर दो अलग अलग वर्ड्स दो अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हैं और हम उसे प्रेपोजिशन नहीं दे रहे हैं तो फिर दिक्कत होती है, हमेशा याद रखना बेटा। नेक्स्ट, प्रैक्टिस करेंगे तो सारी बातें क्लियर भी हो जाएंगी प्रैक्टिस से भी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो रूल है, अगर आप किसी काम को एक्सप्लेन करते हैं किसी इन्फिनेटिव के द्वारा, और इन्फिनेटिव होता है बेटा टू फर्स्ट, तो बेटा हमेशा याद रखना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो इन्फिनेटिव है, ये बातें जो है प्रेपोजिशन की नहीं समझ में आती, जब एग्जांपल लेंगे तब बात समझ में आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्फिनेटिव प्रेपोजिशन लिए हुए था और उसने प्रेपोजिशन को गायब कर दिया। बड़े ध्यान से देखना बेटा, अब अगली टाइप हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइप। चलिए आइए, द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन। अगर मैं कहूं आई नीड अ हाउस टू लिव, मुझे घर चाहिए रहने के लिए। आई नीड अ हाउस टू लिव, हो सकता है कि ये वाक्य आपको बिल्कुल बेहतरीन लगे, मुझे घर चाहिए, या तो ये वाक्य इतना ही होता, आई नीड अ हाउस, आई नीड अ हाउस, या तो ये वाक्य इतना ही होता और फुल स्टॉप होता, वाक्य बिल्कुल सही है। पर इससे आगे इसने कहा कि मुझे घर चाहिए रहने के लिए। अब जरा रख के देखो बेटा, इसको पूरा लिख के देखो, लिव अ हाउस होता है क्या कभी? आप कहोगे सर नहीं, लिव अ हाउस नहीं होता, लिव एक इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव तो प्रेपोजिशन चाहिए। इसका मतलब भाई वो लिव अ हाउस तो होता नहीं। आपको सर लिव अ हाउस नहीं होता, कॉमन सेंस भी कहते हैं लिव इन अ हाउस होगा। तो बेटा अगर इस हाउस को मैं यहाँ पे रखूं तो यहाँ पे इन आएगा, अगर इन आएगा तो अगर मैं इस पार्ट्स को ए में तोड़ू, ये ए है, ये बी है और ये सी है और एक डी पार्ट है, नो एरर के वाक्य में कोई गलती नहीं है, तो कहेंगे ये नहीं होगा सर। यहाँ पे होगा वी नीड अ हाउस टू लिव इन, हमें घर चाहिए रहने के लिए। वी नीड अ हाउस टू लिव इन, राइट, ये वाक्य सही है। पर जब हमने कहा भाई कोई भी प्रेपोजिशन, मैंने कहा अगर इन्फिनेटिव से पहले अगर कोई ऐसी चीज आई हो जो अपने सेंस को क्लियर करने के लिए प्रेपोजिशन लेती है, मतलब ये कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव में अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसकी प्रेपोजिशन उसके बाद होनी चाहिए, थ्योरेटिकली कहना चाहो तो ये कह सकते हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, बहुत ध्यान से देखना, आई डोंट हैव फूड टू ईट, मेरे पास खाने के लिए जो है खाना नहीं है, आई डोंट हैव फूड टू ईट। क्या हम खाने को खाते हैं? फूड टू ईट, ये वाक्य बिल्कुल सही है, कारण बताता हूं बेटा, रख के देखो, ईट के बाद फूड रख के देखो, आप कहोगे हाँ सर ईट वाला काम सीधा फूड पर होता है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, ये सीधा इस पर ही असर करता है, राइट, ये वाक्य बिल्कुल सही है, ये वाक्य सही है। पर अगर मैं कहूं आई डू नॉट हैव अ स्पून टू ईट, अब कमाल की बात है, कोई कोई चम्मच थोड़ी खा जाता है बेटा, ये क्या बात है? कहते भाई एक काम करो, 2 चम्मच ले आओ खाने के लिए। भाई 2 चम्मच ले आओ खाने के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी कि चम्मच कोई घुसेड़ दोगे अलग में अटक जाएगी, मर जाओगे, ऐसा तो मतलब नहीं है कि भाई आई डू नॉट हैव अ स्पून टू ईट। तो बेटा कोई, अब इसे देखो, क्या ये हो सकता है यू ईट अ स्पून? दिमाग लगाना बेटा, क्या ये हो सकता है यू ईट अ स्पून? कहते नहीं सर, वी डू नॉट ईट अ स्पून, वी ईट विद अ स्पून, हम स्पून के साथ खाते हैं, और स्पून से खाते हैं तो बेटा यहां पे एरर है, टू ईट नहीं होगा, यहां प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। आई डू नॉट हैव अ स्पून टू ईट विद, मेरे पास स्पून नहीं है खाने के लिए, आई डू नॉट हैव अ स्पून टू ईट विद,
जैसे एक और वाक्य बेटा, एग्जाम में आया हुआ वाक्य, दे गेव मी अ दे गेव मी अ चेयर टू सिट। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप बताइए ये वाक्य सही है या गलत है। मान लीजिए मैं इसको पार्ट्स में तोड़ दूं, दे गेव मी ए पार्ट, अ चेयर बी पार्ट, टू सिट सी पार्ट, और एक डी पार्ट भी है वाक्य में। नो एरर, के वाक्य में कोई गलती नहीं है। शाबाश। वाक्य में कोई गलती नहीं है। दिमाग और जवाब तैयार होना चाहिए बेटा। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो इससे पहले जो चेयर लिखा है उसको सिट के पीछे रख के देखो, तो सिट अ चेयर हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं सर, बचपन से हमें पता है कि सिट ऑन अ चेयर, सिट अंडर अ चेयर, राइट, सिट नियर अ चेयर, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली सी पार्ट में एरर है। ठीक कैसे होगा? यहाँ पे लगा दें ऑन। आई नीड अ चेयर टू सिट ऑन, यानी कि इन्फिनेटिव से पहले अगर कोई ऐसी चीज है बेटा जो अपने से पहले प्रेपोजिशन लेती है तो उसे वो प्रेपोजिशन देनी पड़ेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप उससे पहले प्रेपोजिशन ना दो। नेक्स्ट बेटा, मान लीजिए अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, टुडे, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, टुडे आई हैव नोबडी टू ईट। मतलब इस वाक्य के हिसाब से कहते, ये वाक्य कह रहा है कि भाई आज मेरे पास कोई नहीं है जिसको मैं खा जाऊं, मतलब कोई व्यक्ति नहीं बचा हुआ इसके पास जिसको ये खा जाए। टुडे आई हैव नोबडी टू ईट। बेटा डू यू ईट समबडी? आप कहोगे नहीं सर, आई डू नॉट ईट समबडी। अगर आप खाते हो तो यू ईट विद समबडी। यू डू नॉट ईट समबडी, यू ईट विद समबडी। आप किसी के साथ खाते हो, राइट। आप कह रहे टुडे आई हैव नोबडी टू ईट, मेरे पास कोई नहीं है खाने के लिए। नहीं बेटा, टुडे आई डू नॉट है, मुझे खाना अकेला खाना पड़ रहा है। आई हैव नोबडी टू ईट विद, कोई नहीं है ऐसा जो मेरे साथ बैठ के खाना खा ले। टुडे आई हैव नोबडी टू ईट विद। और अगर मैं ये कहूं टुडे आई हैव समथिंग टू ईट, क्या फिर कोई प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी? दिमाग लगाओ बेटा। टुडे आई हैव समथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ है खाने को। अब आपको पता है बेटा, यू ईट समथिंग, ईट और ईट एक यहाँ पे सीधा समथिंग पे ही काम करता है ना बेटा। क्या हम कह सकते हैं ईट समबडी? क्या ईट ट्रांजिटिव हो सकता है? अगर ईट समबडी का मतलब है कि ईट वाला काम सीधा समबडी पे होगा, ट्रेवल कर जाएगा और आप समबडी को खा जाओगे, ऐसा तो नहीं है। यू ईट विद समबडी, राइट, बट यू ईट समथिंग, जब आप खा रहे होते हो तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है बेटा, ये सीधा पहुंचेगा, ये ट्रेवल करेगा। ट्रेवल करेगा तो कोई प्रेपोजिशन नहीं। ये वाक्य बिल्कुल सही है। टुडे आई हैव समथिंग टू ईट या टुडे आई हैव नथिंग टू ईट, ये सब सही है, ये सब सही है बेटा। क्या बात समझ में आई बेटा? दो बातें हमने अभी तक करी। एक तो मैंने कहा कि अगर दो अलग अलग वर्ड्स दो अलग अलग प्रेपोजिशन लेती हैं तो उन्हें दो अलग अलग प्रेपोजिशन देना बहुत जरूरी है बेटा। दूसरी बात मैंने कही कि अगर इन्फिनेटिव जो कि टू के बाद फर्स्ट है, अगर उससे पहले किसी ऐसी चीज का नाम आया है जो कि प्रेपोजिशन लेती है, मतलब वर्ब अगर इनट्रांजिटिव है तो उसकी प्रेपोजिशन उसके बाद सप्लाई करनी पड़ती है। और अगर वहां पे प्रेपोजिशन नहीं है तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाती है, मीनिंग कुछ और निकलने लग जाता है, राइट। अब यहीं से आगे कुछ एक प्रेपोजिशंस की जो कंफ्यूजन होती है उस पर चलते हैं। हल्का फुल्का मैं प्रेपोजिशन थोड़ा सा थ्योरेटिकली बता भी देता हूं। मेन सी, जब यहां पे है, जब सरफेस को टच कर रही होती है तो चीज ऑन होती है, राइट। अगर कोई चीज टच नहीं कर रही होती, ये मैं बताऊंगा अभी डिफरेंस, कि अबव भी हो सकती है वो और ओवर भी हो सकती है। अंतर क्या है? आई डेफिनेटली टेल। दोनों का मतलब पर है, मैं बताऊंगा। एक कंडीशन ये हो सकती है कि चीज यहां पर हो, एक कंडीशन ये हो सकती है कि चीज यहां पर है। सारी पोजीशंस है बेटा। एक कंडीशन ये हो सकती है ड्रॉर है कि और चीज यहां पर है। एक कंडीशन हो सकती है कि चीज यहां पर है। दूसरी कंडीशन में हो सकता है कि चीज यहां से और यहां से पूरा पूरा क्रॉस कर गई, पार कर गई, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अलग अलग पोजीशंस है बेटा जिसके हिसाब से प्रेपोजिशंस तय होती है। मतलब ये पोजीशंस ही बताती है। जैसे ये ऑन है तो हम इसको बेटा बिलो भी कह सकते हैं और अंडर भी कह सकते हैं। अंतर क्या है? डेफिनेटली टेल। इसमें बेटा इन भी आ सकता है और इनटू भी आ सकता है। अंतर क्या है हम डेफिनेटली जानेंगे बेटा, राइट। यहाँ पे जो बिल्कुल टच कर रहा है इसको बीनीथ कह दिया जाता है, BENEATH, बीनीथ बोल दिया जाता है बेटा। और ये जो है बिल्कुल साथ में इसको एट बोल दिया जाता है बेटा, राइट। जैसे ऑन है उसी में अपॉन वर्ड भी आता है एक। अब ऑन और अपॉन में क्या अंतर है? विल डेफिनेटली टेल। ये सारी सारी बातें जानने की और जानेंगे, डेफिनेटली जानेंगे बेटा। तो ये प्रेपोजिशंस क्या होती हैं देखो,
कौन सी चीज किस पोजीशन पे, उसकी पोजीशन को क्लियर करती है कि अबव कहां पर आएगा, ओवर कहां पर आएगा, बिलो कहां पे आएगा, अंडर कहां पे आएगा, इन कहां पे आएगा, इनटू कहां पे आएगा, ऑन कहां पे आएगा, अपॉन कहां पे आएगा, बीनीथ में क्या अंतर है, बिलो में क्या अंतर है, और अंडर में क्या अंतर है। ये सारे के सारे अंतर हमें जानने होते हैं। मतलब ये पोजीशंस है बेटा, अलग अलग पोजीशंस। तो इनकी जो कंफ्यूजन होती है, उस कंफ्यूजन को एक बार हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं, राइट, थोड़ी सी बातें करते हैं। पहले तो ऑन की कंफ्यूजन को लेकर चलते हैं कि ऑन, अबव और ओवर में क्या अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन ऑन, अबव और ओवर। लेट्स स्टार्ट। ऑन का तो मतलब होता है बेटा टच द सरफेस। देखो ये सरफेस को टच कर रही है, तो मैं कह सकता हूं द बॉल इज, मान लीजिए बॉल टेबल के ऊपर है, तो मैं कहूंगा द बॉल इज ऑन द टेबल। द बॉल इज ऑन द टेबल। जब वो सरफेस को टच कर रही होती है उसे ऑन कहते हैं बेटा, राइट। जैसे मैंने कहा जो बाल हैं वो मेरे सर पर है, तो सर पर है तो सर की खाल को टच कर रहे हैं, तो दे आर ऑन माई हेड, राइट। पर अगर मैं कहूं ये जो छत है भाई, जो सर पे छत है, क्या मैं कह दूं ऑन माई हेड? ऑन माई हेड होगी तो बेटा बचूंगा ही नहीं। बहुत ध्यान से देखना है, तीनों का मतलब पर है, पर अंतर क्या है। अगर ये जो छत है ये मेरे सर पे आ गई बेटा, इस बात को समझना, अगर ये जो छत है मेरे सर पे आके गिर गई, अगर छत सर पे आके गिरी तो बेटा ऑन का तो मतलब है टच कर रही है। अगर टच कर रही है छत, इज समझ लो अर्थक्वेक आ गया, या फिर मान लीजिए वो अभी मान लीजिए युद्ध होता है तो किसी ने बम फोड़ दिया, तो ये लेंटर पूरा सर पे आके गिर गया। ये है ऑन माई हेड। ऑन माई हेड है तो बचूंगा ही नहीं, ऑन नहीं है बेटा। अब यहाँ पे देखिए तो गैप है, बड़े ध्यान से देखना। अब ऊपर तो है पर गैप है, तो याद रखना अगर गैप वाली सेंस में, सबसे पहली बात, अगर मैं कोई पैरामीटर सेट किए हुए हूं, पैरामीटर मतलब मैं बताता हूं कि मेरी जो छत है, ध्यान से देखना, जो छत है वो मेरे सर से 11 फीट ऊपर है। छत मेरे सर से 11 फीट ऊपर है। जब मैं कहता हूं कि छत मेरे मेरे सिर से 11 फीट ऊपर है, मैंने 11 फीट में एक पैरामीटर लिया, एक माप लिया। जब किसी माप की बात करोगे तो हमेशा वर्ड होगा अबव। हमेशा कहां होगा बेटा? अबव। जब किसी माप की, किसी पैरामीटर की, किसी पहले ही एक मतलब पैरामीटर सेट कर दिया गया है, पहले ही एक मापक तय कर दिया गया है भाई, वो माप कर जब बोल रहे हो कि इतने मीटर, तो उसे कहते हैं अबव। ये भी ऊपर है, तो मैं कहूंगा कि द रूफ इज भाई जो छत है 11 फीट अबव माई हेड। यहां पे ओवर नहीं आएगा बेटा, ना ऑन आएगा, अबव आएगा। और अगर ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, फिर सुनना, और पैरामीटर नहीं है और देखो वो कवर कर रही है, ओवर की सेंस में एक सेंस होती है, ओवर की सेंस में अगर ओवर देखो तो ओवर में कवर एक सेंस होता है, कवर में अगर देखो तो कवर में भी ओवर वर्ड आता है। अब देखो ध्यान से, ये छत ऊपर भी है, टच भी नहीं कर रही, और मेरे पूरे एरिया को, अब छत कहीं, छत से कहीं टपक थोड़ी रही है, या वहां से मेरा सर थोड़ी दिख रहा है बेटा, तो क्या है, पूरा कवर भी किए हुए है। अगर मैं सिंपल बोलना चाहूं तो मैं बोलूंगा द रूफ इज, या सीलिंग बोला जा सकता है, ओवर माई हेड। द रूफ इज ओवर माई हेड। तीनों का मतलब ऊपर है बेटा। ऑन माई हेड, ऑन द टेबल, इसका मतलब सरफेस को टच कर रहा है। अच्छा, अबव, अबव तो बताना पड़ेगा भाई, कोई पैरामीटर सेट है, कोई मापक है, राइट। जैसे दिस मूवीज फॉर अबव 18। अबव 18 का मतलब यही हो गया ना, अबव 18 का मतलब 18 एक पैरामीटर सेट कर दिया, तो अबव लगाया, राइट। जैसे कि भाई जो एरोप्लेन्स हैं वो बादलों से ऊपर उड़ते हैं, तो बादल एक पैरामीटर है ना जो स्ट्रेटोस्फियर है, राइट। तो अबव क्लाउड्स होगा बेटा, यानी कि अबव क्लाउड्स माने जहां तक क्लाउड्स का लेवल होता है, वो जो लेयर है भाई, होता है ना कि धरती से इतने किलोमीटर ऊपर तक एक स्ट्रेटोस्फियर आता है, मतलब जहां पे वो लेयर आ जाती है, समताप मंडल आ जाता है, जहां बादल नहीं होते, वहां पे प्लेन उड़ते हैं, तो वो एक लेयर मान ली, तो हम कहते हैं भाई अबव क्लाउड्स। अबव क्लाउड्स का मतलब जहां तक क्लाउड्स है उस पैरामीटर से ऊपर। ओवर क्लाउड्स हम नहीं कहते, अबव क्लाउड्स कहते हैं। ऑन क्लाउड्स कहेंगे नहीं, क्योंकि उस सरफेस को टच करके नहीं करते, राइट। तो जब मैंने कहा, याद रखना, तीनों का मतलब पर है। सिंपल जब टच कर रहा हो तो ऑन आएगा, जब सरफेस को टच नहीं कर रहा, पैरामीटर दिमाग में, तो अबव आएगा। पूरा का पूरा कवर कर रहा है और ऐसा कोई पैरामीटर का जिक्र नहीं कर रहा, तो हम उसे क्या कहते हैं? ओवर। उसे हम किससे बताते हैं बेटा? वो ओवर से बताया जाता है, दैट इज ओवर। अब हमेशा याद रखना बेटा कि जैसे आपने अबव देखा, पैरामीटर के हिसाब से आपने अबव देखा, तो ऐसे ही पैरामीटर के हिसाब से जब कोई चीज नीचे बताई जाती है, भाई ये तो हो गया ऊपर, इसका मतलब है हायर देन। बिलो का मतलब हो गया नीचे। पर इन दोनों ही केस में क्या होगा? इन दोनों ही केस में पैरामीटर सेट होता है बेटा, इतने पैरामीटर, इतने, राइट। जैसे बिलो सरफेस लेवल या बिलो द सी लेवल, भाई जो सी, समुद्र की जो का जो लेवल है, तो एक लेवल मान लिया ना, जैसे कहते हैं बिलो द बेल्ट,
जैसे बिलो द बेल्ट अगर मार दिया गया मुक्का, तो बिलो द बेल्ट का मतलब क्या, बेल्ट को क्या माना, बेल्ट का जो है एक लेवल मान लिया। जब एक लेवल तक माना जाता है और बिलो द बेल्ट अगर कोई चीज है तो कैसे डिसऑनेस्ट बना दिया जाता है। तो क्या अंडर द बेल्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिलो द बेल्ट होगा। तो बिलो का मतलब क्या, बेल्ट एक पैरामीटर है जहां पे बेल्ट बनती है और उससे नीचे, राइट। और अंडर का मतलब बेटा, अंडर का मतलब ये हो सकता है कि भाई अंडर का मतलब ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। बिलो का तो मतलब हो गया भाई, मान लीजिए बिल्ली जो है वो टेबल से 4 फीट नीचे बैठी है, जब आपने ऐसा कुछ दिमाग में मापक रखा तो ये बिलो है। पर अगर बिल्ली यहां वहां दाएं बाएं कहीं भी बैठी है तो उसे हम अंडर कहते हैं। मतलब कहीं भी बैठी हो सकती है, यहां भी बैठी हो सकती है, यहां भी बैठी हो सकती है, यहां भी बैठी हो सकती है, कहीं भी बैठी हो सकती है, तो उसे हम अंडर कहते हैं। अब ये कोई पैरामीटर नहीं है कि कहां पे बैठी है, पर वो कहीं ना कहीं है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं भी रेलवे अंडरपास, कभी भी आपने देखा होगा तो अंडरपास या ओवरब्रिज। और ओवर का मतलब एक और होता है बेटा, इस पार्ट से इस पार्ट, मान लीजिए ये है, ये नदी है, ये नदी बह रही है। अब इसने क्या किया, यहां से और यहां से लेके यहां तक पूरा कवर कर दिया ना, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर कर दिया। इसी ब्रिज को क्या कहा जाता है, ओवर ब्रिज। और नीचे से जो है नदी बह रही है, राइट। अच्छा, ऐसे ही अगर रोड है और रोड को खोद के कहीं से भी आप पास कर जाओ, रोड को खोद के यहां से क्या किया, पास बना दिया नीचे, रोड के नीचे नीचे, इसको कह दिया जाता है अंडरपास। अब अंडरपास का मतलब ये नहीं है कि भाई इतने मीटर नीचे से आपको पास करना है। अंडरपास में चाहे यहां से यहां से यहां से यहां से कहीं से भी पास कर दो, आप पास हो जाओगे इसमें, यहां से यहां से यहां से कहीं भी पास कर जाओ। तो जो भी उसके अंदर आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, तो उसे हम अंडरपास कह देते हैं बेटा, राइट। सो अंडर का मतलब नीचे है, पर अंडर का मतलब कहीं भी हो सकता है, दाएं बाएं इधर उधर कहीं भी हो सकता है बेटा। और बिलो का मतलब एक पैरामीटर सेट होता है, और उस पैरामीटर को सेट करके ही चीजों को बताया जाता है कि भाई इतना मीटर नीचे और इतना मीटर ऊपर वो हिसाब किताब चल रहा है। तो अबव, ऑन, ओवर, ये सब होता है बेटा, मतलब स्टैंडर्ड रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम बात करें एक वाक्य की, द मदर, द मदर द मदर laid the bed sheet, laid the bed sheet above the baby। अबव द बेबी समझ रहे हो बेटा, अबव का मतलब तो ये हो गया। अब ध्यान से समझना, बड़ा हास्यास्पद सा मुद्दा है कि बच्चा तो यहां लेटा हुआ था, ये बच्चा लेटा हुआ है, और इसने क्या किया, मतलब हो सकता है जहां बच्चा लेटा हुआ था उससे 10 मीटर ऊपर यहाँ पे जो है लटका दी, भाई बेडशीट लटका दी कि भाई मच्छर वच्छर ना काटे। तो यहाँ बेबी लेटा हुआ है और उससे 5 फीट ऊपर जो है वो चादर लटका दी, कहते भाई चादर इसको दिखती रहे और लगे कि हाँ चादर मैंने ओढ़ी है तो मच्छर नहीं काटेंगे, जबकि मच्छर काट रहे हैं उसको। तो बेटा ये अबव हो सकता है क्या, भाई इतने मीटर ऊपर नहीं। यहाँ पे अगर माँ बच्चे को चादर उड़ाएगी तो कंफर्म है बेटा कि वो कुछ मीटर ऊपर नहीं उड़ाएगी, पैरामीटर सेट नहीं होगा, वो पूरा का पूरा कवर करेगी पूरा बच्चे की बॉडी को, ताकि मॉस्किटो वगैरह ना काटे। और कवर आएगा तो यहाँ पे ओवर आएगा बेटा। जब कवर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कवर आएगा तो ओवर आएगा, ये डेफिनेटली है बेटा। कवर है तो फिर डेफिनेटली ओवर है। जैसे मान लीजिए अगर एक वाक्य कहूं कि द नर्स, वाक्य लिखते रहना बेटा और दिमाग लगाना। द नर्स पुट अ बैंडेज, पुट अ बैंडेज ब्लैंक द वुंड, घाव। यहां पे मेरा ऑप्शन देता हूं, अबव आएगा या ओवर आएगा, अबव आएगा या ओवर आएगा, दिमाग लगाना बेटा। अबव तो आ नहीं सकता कि भाई घाव यहाँ पे और वो हवा हवा में लगा दे, मान लो घाव तो यहाँ पे लगा हुआ है और कुछ सेंटीमीटर दूर जो है वो बैंडेज हवा से, हवा में कैसे चिपकेगी बेटा, वो गिर ही जाएगा। अबव तो हो नहीं सकता, वो डेफिनेटली पूरे घाव को बैंडेज कवर करेगा। अगर भाई लगाया इसलिए जाता ना कि वो सड़े नहीं, तो अगर वो कवर करेगा तो डेफिनेटली ओवर करेगा, ओवर द वुंड। अबव तो आ नहीं सकता बेटा, क्योंकि हम ये तो नहीं कह रहे कि एक पैरामीटर सेट करके, राइट। पूरा कवर किया तो डेफिनेटली ओवर द वुंड कह सकते हैं। नेक्स्ट बेटा,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कहूं कि यू लिव ऑन द फ्लोर, यू लिव ऑन द फ्लोर। अच्छा, ब्लैंक माइन, यू लिव ऑन द फ्लोर ब्लैंक माइन। माइन का मतलब क्या है? माइन का मतलब माई फ्लोर। यू लिव ऑन द फ्लोर ब्लैंक माइन, भाई तुम मेरे फ्लोर के। अब अगर मैं पूछूं कि भाई सेंस कौन सी आएगी, यू लिव ऑन द फ्लोर अंडर माइन, भाई मेरे फ्लोर के कहीं नीचे नहीं, माई फ्लोर के नीचे जो फ्लोर है, तो बेटा वो एक पैरामीटर सेट करके ही फ्लोर बनते हैं, राइट। भाई इतने फीट हर एक की पैरामीटर सेट होता है। देखो ये फ्लोर की जो दीवार बनी होगी वही ऊपर वाले की बनी होगी, उतनी ही उससे ऊपर वाले की बनी होगी, उतनी ही ऊपर वाले की बनी होगी। ये इसके नीचे है तो ये बेटा इसके अंडर माइन नहीं होता है, ये इसके बिलो या अबव होता है। कारण क्या है कि भाई अगर ये 15 फुट की दीवार है तो इसकी भी 15 फुट की दीवार है, इसकी भी 15 फुट की दीवार है, इसकी भी 15 फुट की दीवार है, राइट। या तो आप अबव रहते हो, ओवर तो रह नहीं सकते, क्योंकि ओवर का मतलब होता है बेटा पूरा फ्लैट को कवर करके। ऐसा कैसे होगा कि पूरा कवर करके रहते हो? पूरा कवर करने वाली सेंस तो है नहीं, तो उसकी पैरामीटर सेट होती है बेटा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब पैरामीटर सेट करते हैं, जैसे एक मान लीजिए मैंने एक वाक्य लिया, टेम्परेचर टेम्परेचर शुड नॉट बी, द टेम्परेचर शुड नॉट बी, टेम्परेचर शुड नॉट बी ब्लैंक 15 डिग्री सेल्सियस। तो एक बात कह दी ना बेटा कि इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब शुड नॉट बी एक पैरामीटर सेट कर दिया। यहाँ पे देखो शुड नॉट बी मतलब एक सलाह है, सलाह है कि अगर इससे ऊपर या नीचे कुछ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो जब पैरामीटर सेट कर रहे हो, ये पैरामीटर सेट कर दिया कि भाई अगर आप चीजों को बचाना चाहते हो तो भाई इससे ऊपर नहीं होना चाहिए अबव, या फिर इससे ऊपर नहीं होना चाहिए बिलो। भाई टेम्परेचर अगर आप चीजों को बचाना चाहते हो तो टेम्परेचर शुड नॉट बी अबव 14 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उससे नीचे नहीं होना चाहिए, राइट। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो एक बार और याद दिला दो बेटा कि इसमें ऑन, ओवर और अबव में क्या अंतर है। इसको थोड़ा सा कंसाइज करता हूं। ऑन का मतलब है ये सरफेस को टच करता है। दूसरा बेटा ओवर का मतलब है ये पूरा का पूरा कवर भी करता है, और इसका मतलब इधर से उधर भी होता है। दूसरा फिर आता है अबव। अबव का मतलब जब एक पैरामीटर सेट करके बोलते हो बेटा, जैसे अबव 18 बिलो 18, राइट। अबव बेल्ट बिलो बेल्ट, जब हम अबव बोलते हैं, राइट, कहते भी इट वेंट अबव माय हेड, इसका मतलब है कि मेरा जो समझ थी उससे ऊपर चला गया, राइट। ओवर माय हेड का मतलब होता है भाई कवर नहीं कर पाए दिमाग को। सबसे पहली बात, जो ओवर है उसको कवर कर लेता है अंडर, और बिलो को उसी पैरामीटर में अबव को कवर करता है। भाई इसका मतलब होता है ऊपर, इसका भी मतलब ऊपर, इसका भी मतलब ऊपर। जब पैरामीटर सेट होता है, जब आप बोलते हो कि किसी मापक के आधार पर, जब माप के आधार पर बोलते हो तो अबव बोलते हो। माप नहीं है, उसको कवर कर रहे हो या फिर इधर से उधर पूरा कवर कर रहा है, तो फिर उसे हम किससे बताते हैं? ओवर से बताते हैं। और ऑन का मतलब सरफेस को टच करते हैं, राइट। इससे अगली क्लास में और कुछ एग्जांपल्स ऑन, अबव और ओवर के हम देखेंगे, राइट। ये भी जानेंगे ऑन ऑन टू क्या है, इन इन टू क्या है, राइट, राउंड अराउंड क्या है, ऑन और अपॉन क्या है। इन सारी बातों को हम जानेंगे अगली क्लास में। यहां से आगे थोड़ी सी और टेक्निकल चीजें शुरू होंगी प्रेपोजिशन की, तो क्लासेस को मिस मत कीजिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, लगे रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।